हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग सीटेट पेपर 2 का पेपर जो 2024 को हुआ था उसमें से हम लोग आज हिंदी पेडागॉजी वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, जिससे आप लोगों को अनुमान लग पाएगा कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और कितने क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है। अब जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, कोझिकोड के एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान में दूसरों के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी सी भिन्न है। विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रहे मलयालम को किस रूप में जाना जाएगा? मलयालम के दो प्रकार के रूप में, मलयालम की क्षेत्रीय बोली में, मलयालम की सामाजिक बोली के रूप में, या फिर ये दो भिन्न भिन्न भाषाएं हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही है, क्या क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है, काफ़ी बड़ा एरिया हो जाता है। और क्या बात की जा रही है यहाँ पे, केवल विशेष समुदाय के द्वारा बोली जा रही है। कोझिकोड के एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान के दूसरे द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी सी भिन्न है। तो पूछा गया ये जो बोली जा रही है विशेष समुदाय के द्वारा, तो कौन सी बोली है? मलयालम के दो प्रकार है, मलयालम की क्षेत्रीय बोली या फिर मलयालम की सामाजिक बोली है, या फिर ये दो भिन्न भाषाएं हैं। तो देखो मलयालम के दो प्रकार थे तो गलत हो जाएगा, है तो मलयालम ही, तो पहला गलत हो जाएगा। और ये दो भिन्न भिन्न भाषाएं, तो ये तो दोनों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब बात कीजिए मलयालम की क्षेत्रीय बोली और मलयालम की सामाजिक बोली, इनमें से आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मलयालम की सामाजिक बोली। क्योंकि क्या एक पर्टिकुलर समाज के द्वारा बोली जा रही, विशेष समुदाय के द्वारा बोली जा रही है। अगर बात की जाती एरिया की कि एक क्षेत्र में बोली जा रही, तब क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है मलयालम की क्षेत्रीय बोली। क्षेत्र का जो होता है वो काफ़ी बड़ा एरिया होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक विशेष समुदाय के द्वारा बोली जा रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि मलयालम की क्या सामाजिक बोली है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे है, नीचे दिया गया अधिगम कार्य शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न समूहों में करने के लिए दिया गया। पता लगाएं कि शब्द संपदा के अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा। निम्नलिखित शब्दों से संबंधित शब्द और वाक्यों का पता लगाइए। अब यहाँ पे परिवार, संबंध और भावनाएं, इस प्रकार की क्या थीम बनाई गई, आप लोग इंग्लिश में पढ़े भी होंगे थीम के बारे में, तो इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं। बस ये थीम आधारित शब्दावली क्या है, थीम आधारित शब्दावली यहाँ पे है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंतर क्रिया के लिए करते हैं? संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता, जिसको CLP भी कहते हैं, या फिर बुनियादी अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण कौशल BICS, संप्रेषणात्मक भाषा कौशल, या फिर अंतर्व्यक्तिक भाषा निपुणता। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है कि जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए करते हैं। तो जब दिन प्रतिदिन या फिर रोज़मर्रा की भाषा होती, खेल के मैदान की भाषा होती है, जब व्यक्ति क्या होते हैं आपस में चर्चा करते हैं, तो हमेशा यूज करते हैं BICS का। किसका यूज करते हैं BICS का। और बात की जाए CLP की, या फिर जिसको कहते हैं संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता, तो देखो यहाँ पे अकादमिक शब्द मिल रहा है, तो ये क्या है, ऑफिस वगैरह में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बुनियादी अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण कौशल। ये क्या है, प्रतिदिन की भाषा है, खेल की भाषा होती है, रोजमर्रा की भाषा है, दैनिक जीवन की भाषा है, तो इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाली अध्यापक एक पाठ सामग्री की छोटी कहानी पठन के लिए देती है और कहती है कि सत्ता एवं न्याय के दृष्टिकोण से ये जो पाठ सामग्री है के अर्थ व विचारों पर चर्चा करो। अध्यापक अपने शिक्षार्थियों में किसका विकास करने की चेष्टा कर रही है? समालोचनात्मक साक्षरता कौशल का, समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र का, समालोचनात्मक भाषा विकास का, या फिर उच्च स्तरीय भाषा कौशल का। तो क्या एक जो कोई शिक्षिका है या फिर शिक्षक है छोटी कहानी पढ़ने के लिए देता है और कहती है कि सत्ता एवं न्याय के दृष्टिकोण से इस पठन सामग्री के अर्थ और विचार कीजिए। तो क्या कर रहे हैं बच्चे, इसमें से क्या करेंगे, एक प्रकार का चिंतन करेंगे, एक प्रकार से उनकी साक्षरता डेवलप होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा समालोचनात्मक साक्षरता कौशल, इसमें से बच्चों में विकसित हो रहा है इस कहानी के माध्यम से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है? यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाए, व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान, व्याकरणिक तत्वों के नियमों को जानना, या फिर भाषा और उसकी संस्कृति को जानना। तो पूछा क्या गया है कि अधिगम में, व्याकरण शिक्षण के अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान यह होता है कि व्याकरण प्रश्नों तत्वों को कैसे किया जाए। तो पहला ऑप्शन सही दिया गया है कि यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाए।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़ियों में कार्य करवाने वाली गतिविधि करवा रही, क्या करवा रही है? जोड़ियों में कार्य करवाने वाली गतिविधि करवा रही है, जिसमें सभी जोड़ियों को 10 वाक्यों की कहानी पर काम करने के लिए देती है। पहली जोड़ीदार पहला वाक्य पढ़ती है और दूसरी जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है। दूसरी जोड़ीदार दूसरा वाक्य पढ़ती है और पहली जोड़ीदार उस दूसरे वाक्य को लिखती है। इस तरह से दोनों जोड़ीदार कहानी पूरी करते हैं। बाद वे मूल कहानी से अपने लिखे हुए की तुलना करते हैं। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? पारस्परिक लेखन, पारस्परिक श्रवण, वाक्य श्रुतलेख या फिर पारस्परिक श्रुतलेख। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पारस्परिक श्रुतलेख। अब देखो यहाँ पे पारस्परिक लेखन इस वजह से नहीं होगा क्योंकि एक पढ़ता है और एक लिखता है, तो इसमें से जो है लिखना और जो है बोलना दोनों चीज़ हो रही है। पारस्परिक श्रवण भी नहीं होगा, वाक्य श्रुतलेख भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 2 लोग कार्य कर रहे हैं और एक बोलता है एक लिखता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पारस्परिक श्रुतलेख, मतलब सुनकर लिखना। श्रुतलेख का मतलब क्या होता है? सुनकर लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है? संकेत भाषा के बहुत से प्रकार हैं। संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है। संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है। संकेत भाषा में व्याकरण होती है। तो संकेत भाषा के बारे में पूछा गया कौन सा गलत कथन है, तो हो जाएगा संकेत भाषा में व्याकरण नहीं होती। जबकि संकेत भाषा के बहुत प्रकार होते हैं। संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है और संकेत भाषा की व्याकरण जो है नहीं होती। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? मातृभाषा घर की भाषा क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में, अंग्रेजी हिंदी घर की भाषा स्थानीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में, मातृभाषा घर की भाषा या फिर हिंदी प्रथम भाषा के रूप में, मातृभाषा घर की भाषा या फिर अंग्रेजी प्रथम भाषा के रूप में। तो त्रिभाषा सूत्र में क्या बताया गया है कि त्रिभाषा सूत्र में जो प्रथम भाषा होगी या तो मातृभाषा होगी या फिर घर की भाषा होगी या फिर क्षेत्रीय भाषा होगी, जिसको प्रथम भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा। तो पहला ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है? उन शिक्षार्थियों के लिए जिन्हें भाषा अधिगम के कुछ आयामों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन अध्यापकों के लिए जिन्हें भाषा सीखने वाले कुछ विद्यार्थियों के लिए अपने शिक्षण में सुधार की जरूरत है। उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने सुधार लाने की जरूरत है। या फिर उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जो भाषा की परीक्षा में अधिक अंक लाना चाहते हैं। तो अब क्या पूछा गया? उपचारात्मक शिक्षण पहले हम लोग समझते हैं होता क्या है। तो जैसे कि किसी समस्या का जब पता लगाया जाता है तो उसे कहते हैं निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। अब पूछा गया कि इसमें से उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत क्या आएगा, मतलब जो शिक्षक होते हैं उपचारात्मक शिक्षण से क्या करेंगे, ठीक है। तो इसमें बात की जा रही उन अध्यापकों के लिए जिन्हें भाषा सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए शिक्षण सुधार की जरूरत है, शिक्षार्थियों के लिए जिन्हें भाषा अधिगम में कुछ आयामों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, या फिर उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने सुधार लाने की आवश्यकता है, या फिर उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जो भाषा की परीक्षा में अधिक अंक लाना चाहते हैं। तब यहाँ पे जो उपचारात्मक शिक्षण, इसका मतलब समझ ही गए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने सुधारने की जरूरत है। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं। पाठ्य वस्तु को विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है, जिससे समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजित होता है और परिमार्ता पठन बोध में सुधार होता है। इस विधि को क्या कहेंगे? व्याकरण अनुवाद विधि, मॉडल पठन, संरचनात्मक उपागम या फिर पारस्परिक परीक्षण। तो देखो बात की जाए यहाँ पे कि व्याकरण अनुवाद विधि में क्या होता है कि जैसे कि मातृभाषा है उसका दूसरी भाषा में ट्रांसफर करके अनुवाद करके पढ़ा दिया जाए। संरचनात्मक उपागम क्या होता है जिसमें व्याकरण वगैरह बताई जाती है। और मॉडल पठन क्या होता है जैसे कि एक कहानी क्या किया, एक शिक्षक ने एक बच्चे को सुनाई, फिर तुरंत बोल दे कि जो वही कहानी मतलब तुम फिर से सुनाओ, रिपीट करो उसी चीज़ को, मतलब सेम काम दोहराया जाता है। तो ये होता है मॉडल पठन। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ सहयोगात्मक अधिगम समूह गठन करते हैं और अध्यापक और 4 विद्यार्थी दोनों क्या है, पारस्परिक एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पारस्परिक शिक्षण। कैसा शिक्षण है यह? पारस्परिक शिक्षण है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है और शिक्षार्थियों से कहती है कि उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में यह कहानी समूह में सुनाएं, फिर कक्षा की सामान्य भाषा में यही कहानी सुनाएं। इस शिक्षण शास्त्रीय युद्ध को किस रूप में जाना जाता है? परभाषा व्यवहार या फिर ट्रांस लैंग्वेजिंग के रूप में, बहुभाषिक नीति के रूप में, बहुभाषा शिक्षण के रूप में, या फिर भाषार्जन के रूप में। तो ट्रांस लैंग्वेजिंग क्या होता है? यही होता है कि एक भाषा से दूसरा भाषा में परिवर्तन। तो ठीक है, एक भाषा अध्यापक है, अंग्रेजी में कहानी सुनाती है और शिक्षार्थियों को कहती है कि अपनी भाषा में सुनाओ जो तुम्हें आती भाषा। तो क्या हो, लैंग्वेज का परिवर्तन हो रहा है, तो यही होगा परभाषा व्यवहार। इसका आंसर हो जाएगा परभाषा व्यवहार। और भाषार्जन क्या होता है? चीज़ों को ग्रहण करना, भाषा को ग्रहण करना अपने आप से, तो भाषार्जन कहलाएगा। और बहुभाषा शिक्षण क्या होता है? जब बहुत सी भाषाओं में शिक्षण दिया जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है, इस पठन को क्या कहेंगे? समालोचनात्मक चिंतन, तो चिंतन की बात ही नहीं यहाँ पे हो रही है। सरसरी तौर पर पठन, बारीकी से पठन, या फिर अध्ययन कौशल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बारीकी से पठन। जब कोई विशिष्ट जानकारी के लिए कोई चीज़ पढ़ी जाती है तो वो आता है बारीकी पठन के अंतर्गत। और सरसरी तौर पर पठन क्या होता है? जैसे कि कोई बुक है, ठीक है, और उसका पहला पेज हमने खोला, फटाक से देख लिया इसमें से मतलब कौन कौन चीज़ बताई गई, कौन कौन सी इसमें से सामग्री है, तो उसका सारांश देख लिया जरा सा बस। तो सरसरी तौर पर पठन ये होता है, ठीक है। अध्ययन कौशल और समालोचनात्मक चिंतन के यहाँ पे कोई तात्पर्य ही नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, अंतर्भाषिक पहचान क्या है? शिक्षार्थियों के निर्णय कुछ तो सहजात भाषा में और कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते हैं। शिक्षार्थी के निर्णय सहजात भाषा में कुछ और लक्ष्य भाषा में कुछ असमान होते हैं। शिक्षार्थी के यह निर्णय की सहजात भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम में अवरोध पैदा करता है। शिक्षार्थी की यह समझ कि विभिन्न भाषाओं का अधिगम विभिन्न योग्यताओं का आधार सम आश्वासन है। तो अंतराभाषिक पहचान क्या है? इसके अनुसार सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो अंतराभाषिक पहचान वह होती है जिसमें से शिक्षार्थी के निर्णय कुछ तो सहजात भाषा में कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते हैं। सहजात भाषा मतलब जो क्या होती है, जैसे उनकी मातृभाषा वगैरह होगी, तो जो निर्णय होते हैं कुछ क्या होते हैं सहजात भाषा में समान होते हैं और कुछ जो है लक्ष्य भाषा में समान होते हैं। तो पहला ऑप्शन ही बिल्कुल यहाँ पे सही दिया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे है, कक्षा 6 की शिक्षार्थी श्रेया अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब के जालंधर से तमिलनाडु के मदुरई जाती है। वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है और विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है। उसने अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना और पढ़ना सीख लिया है। उसके द्वारा जानी गई भाषाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? क्या कोई जो है शिक्षार्थी श्रेया है, उसके पिता का जालंधर में रहते थे, जैसे कि जालंधर में काम करते थे, तमिलनाडु के मदुरई पहुंच गए, ठीक है, तो वो भी चली गई उनके साथ में। तो वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है और विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी जानती है। लेकिन जब वहाँ तमिलनाडु पहुँचती है तो अपने पड़ोसियों की मदद से, समाज की मदद से क्या करती है, तमिल बोलना और पढ़ना सीख जाती है। तो उसके द्वारा जानी गई भाषाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन है और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। तमिल भाषा अर्जन अंग्रेजी तथा पंजाबी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएंगी। सभी तीन भाषाएं पंजाबी, तमिल व अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएंगी। अंग्रेजी भाषा अर्जन और पंजाबी भाषा तमिल भाषा के अंतर्गत आएंगे। पंजाबी तथा तमिल जो है मतलब अंग्रेजी भाषा अर्जन और पंजाबी तथा तमिल भाषा जो है अधिगम के अंतर्गत आएंगे। तो इस क्वेश्चन को जो सही आंसर हो जाएगा, जैसे कि पंजाबी जानती किसकी वजह से, उसकी मातृभाषा है, तो पंजाबी का क्या हो रहा है, अर्जन हो रहा है, कहीं पे सीख नहीं रही है। जबकि अंग्रेजी क्या उसको स्कूल में सिखाई जा रही है, तो अंग्रेजी का अधिगम हो रहा है, ठीक है। और फिर क्या तमिल भाषा है, तो तमिल भाषा भी क्या कर रही, कोई सिखा नहीं रहा उसको, मतलब समाज के द्वारा ग्रहण कर रही है, अपने आप से उसका अर्जन हो रहा है। तो तमिल भी क्या हो जाएगी, अर्जन की भाषा हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन है और अंग्रेजी भाषा क्या है, अधिगम के अंतर्गत आएगी। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है? सराहना बोध के लिए पठन, बहिर्वेशन या फिर एक्स्ट्रापोलेशन के लिए पठन, आनंद के लिए पठन, या फिर व्याकरण के अधिगम के लिए पठन। तो यहाँ पे अभी हमने बताया था कि जो मेन उद्देश्य होता है विस्तृत पठन का, मनोरंजन के लिए पढ़ना या फिर सराहना के लिए पढ़ना, आनंद के लिए पढ़ना होता है। लेकिन इसका उद्देश्य क्या नहीं होता है कि व्याकरण के लिए यह नहीं पढ़ा जाता है। और बहिर्वेशन एक्स्ट्रापोलेशन यह होता है, जैसे कि कोई कहानी सुनाई जा रही है तो उसमें
कोई कहानी सुनाई गई किसी व्यक्ति के बारे में, जैसे कि शहीद भगत सिंह के बारे में सुनाई जा रही है, तो बच्चे जैसे कि क्या करें, तो शहीद भगत सिंह की जगह अपने को रख के देखने लगे, तो वही क्या होता है, एक्स्ट्रापोलेशन या फिर बहिर्वेशन होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।